फ्लेक्सिबल होता है। सूक्ष्म क्रियाओं के द्वारा हमने पैरों को, पंजे, टखने, एड़ी, तलवार, इनको, घुटनों को फ्लेक्सिबल किया। अभी फिर शुगर के लिए और लीवर को प्रभावित किया, साइनस को प्रभावित किया, ताकि मस्तिष्क हमारा जमा टॉक्सिन्स बाहर निकल जाएं। अब थोड़ा प्राणायाम करें। कपालभाति का नाम हमने सुना होगा। बैठ जाएं। पहले जैसे भी सुविधापूर्वक बैठ सकते हैं बैठ जाएं। इससे पहले थोड़ी सी छोटी सी बात आपके सामने रख रहा हूं। जैसे ये डॉग है, कुत्ता है, इसकी आयु लगभग 10-12 वर्ष। हाथी, कछुआ 200-250 साल तक जीवित रहता है। कारण क्या? कुत्ते को आपने देखा होगा, मुंह से सांस लेता है, हाँफता रहता है, 1 मिनट में 50-60 सांस ले लेता है, आयु कम हो जाती है। कछुआ, हाथी 1 मिनट में 4-5 सांस से काम चला लेता है, आयु लंबी होती है। मानव को प्रभु ने ऐसा गुण दिया कि वो चाहे तो अपने सांसों को छोटा कर ले, चाहे बड़ा कर ले। साधारणतया हम लोग 1 मिनट में 15-16 श्वास लेते हैं। फेफड़े का केवल 1/3 भाग प्रयोग होता है, लगभग, थोड़ा ऊपर नीचे होता होगा कईयों का। बाकी फेफड़ों में कार्बन डाइऑक्साइड भरी रहती है, ऑक्सीजन का इंटेक कम होता है। जिस कोशिका को ऑक्सीजन नहीं मिलती वो डेड हो जाती है, मर जाती है। वसा के नीचे जमा होकर डायबिटीज का कारण बनती है, कोलेस्ट्रॉल का कारण बनती है, बीपी का कारण बनती है, हृदय रोग हो जाया करता है, लीवर में खराबी आती है, किडनीज फेल होने लगती हैं। यदि हम सांसों की गहराई बढ़ा दें, ऑक्सीजन का इंटेक बढ़ा दें, तो इन रोगों से छुटकारा मिलता है। रोग साधारणतया 2 प्रकार के होते हैं। एक शारीरिक रोग जो दवाइयों से ठीक हो जाता है, दूसरा रोग जिसमें डॉक्टर बोल देता है कि आपको दवाई जीवन पर्यंत खानी पड़ेगी, पूरा जीवन आपको दवाई खानी पड़ेगी। वो सारे के सारे मानसिक रोग हैं, वो शारीरिक रोग नहीं है। आदमी को टेंशन है, थकान है, डिप्रेशन में है, गुस्सा ज़्यादा आता है, क्रोध, लालच ज़्यादा आता है, तो उससे सांस छोटे होने से मानसिक बीमारियां पैदा हो जाती हैं। तो पहले समझ लें कि सांस को लंबा और गहरा कैसे करें। फेफड़ों के हमारे 3 भाग, लोअर पार्ट, नीचे वाला भाग, जब हम सांस भरते हैं तो पहले पेट थोड़ा हिल के बाहर आता है। जब सांस फेफड़े के मध्य भाग में आता है तो वक्षस्थल में फैलाव आता है, और जब पूरा सांस फेफड़े से भर दें, फेफड़े को सांस से भर दें, तो कंधे ऊपर आ जाते हैं। जब ये तीनों क्रियाएं आप बंद आंखों से देखते जाएं तो समझो आपने फेफड़े का 100% प्रयोग कर लिया है। ठीक इसी प्रकार जब श्वास को बाहर निकालना चालू करते हैं तो पहले कंधे ढीले होते हैं, वक्षस्थल ढीला होता है, अंत में नाभि का संकोचन होता है। तो समझिए आपने पूरी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दिया। अभी थोड़ा सा सांस कैसे लंबे और गहरे लें उसका अभ्यास करवाता हूँ। कपालभाति बाद में कर लेंगे, ध्यान जरा रखो इधर। सांस को गहरा कैसे करना, लंबा कैसे करना, आप आराम से बैठ जाए। रीढ़ कमर सीधी, रीढ़ यदि बेंड हो गई तो सांस छोटा हो जाएगा। एक बार सांस को पूरा बाहर निकाल दे, बंद आंखों से सांस को भरना चालू करें। पहले नाभि को देखें ऊपर आते हुए, वक्षस्थल में फैलाव होगा और अंत में कंधे ऊपर आ जाएंगे। मानो पूरे लंग्स आपने श्वास से भर दिए।
सांस को थोड़ा निकालें बाहर, कंधे नीचे निकालते जाएं, वक्षस्थल अंदर जाएगा, संकुचित होगा, अंत में नाभि का संकोचन होगा। पूरा सांस पूरे फेफड़े का आपने इस्तेमाल किया। एक बार फिर स्वयं करेंगे, रीढ़ कमर सीधी, भरिए श्वास और तीनों अंगों को देखते रहेंगे। बंद आंखों से करेंगे तो अच्छा हो जाएगा। फिर सांस को धीरे धीरे बाहर निकालना, शांत हो जाए। इस प्रकार यदि हम अभ्यास करने सवेरे आधा 1 घंटा, तो धीरे धीरे स्वभाव में मेरे आ जाता है और दिन भर मेरे सांसों की गिनती पर मिनट कम होती जाएगी। ऑक्सीजन का इंटेक बढ़ेगा, शरीर स्वस्थ होगा, आयु लंबी होगी। अब इसकी दूसरी पहचान लंबे और गहरे सांस लेने की, जब पूरा सांस भर लिया जाता है तो मूल बंद अपने आप लग जाएगा, गुदा का संकोचन होगा, गुदा पर सनसनाहट का आभास हो जाएगा। और जब हम पूरा श्वास निकाल देंगे, हाइपोथैलेमस सिर का ऊपरी भाग सहस्त्रार चक्र, वहां पर सनसनाहट का आभास होगा। यदि वो स्टेज मैंने प्राप्त कर ली तो समझो मैं फेफड़ों का 100% प्रयोग कर रहा। श्वास लंबे और गहरे हो गए। अब इस क्रिया को करके देखेंगे। आंखें बंद करें, धीरे धीरे श्वास को भरना चालू करें। श्वास भरते जाएं, बंद आंखों से देखते जाएं। अंत में गुदा का संकोचन होगा, गुदा पर सनसनाहट का आभास अनुभव करना। सांस को निकालते जाएं, बहुत धीमी गति से निकालते जाएं। ऊपर सिर की चोटी जहां पर है, हाइपोथैलेमस पर सनसनाहट का आभास। फिर श्वास भरिए, इस क्रिया को दोहराएं। रीढ़ कमर सीधी, चेहरे पर हल्की हल्की मुस्कान, कोई तनाव नहीं शरीर में, गुदा का संकोचन अनुभव करना। हाइपोथैलेमस का पर सनसनाहट का आभास अभ्यास से हो पाएगा। मैंने आपको किस प्रकार करना चाहिए वो तरीका बताने का प्रयास कर रहा हूं। शांत हो जाए, पूरा शरीर, आंखें खोल लें। फिर इसकी तीसरी स्टेज है डीप ब्रीदिंग की। जैसे मानो आपने शीशे का ग्लास है, उसमें गंदा पानी, आधा ग्लास में गंदा पानी है। शुद्ध पानी केवल आधे ग्लास में आएगा, परंतु पानी पीने का मन नहीं करेगा। और उस गंदे पानी को हमने फेंक दिया बाहर और ग्लास में ताजा पानी भर दिया। पीने वाला देखेगा कि इसकी दीवारों पर अभी गंदगी, ग्लास की दीवारों पर गंदगी नजर आ रही है, पानी पीने का मन नहीं करेगा। ये फेफड़े की स्थिति बता रहा हूं मैं आपको। फिर हम क्या करते हैं, उस ग्लास में थोड़ा पाउडर डाल के ग्लास की महंगाई कर देते हैं। ग्लास चमक जाता है, शुद्ध पानी डालते हैं, प्यास नहीं है तो भी 2 घूंट पीने का मन कर जाता है। यही स्थिति मेरे फेफड़े की है। फेफड़े को पूरा खाली करना। अब उसकी महंगाई कैसे होगी, ध्यानपूर्वक करेंगे। पहले सुनेंगे फिर करेंगे। पूरा सांस बाहर निकालना बंद आंखों से और सांस को यथाशक्ति बाहर रोकना। अंदर वैक्यूम क्रिएट होता है और फेफड़े की महंगाई हो जाती है। टॉक्सिन्स, विषैले तत्व सारे बाहर आ जाते हैं। निष्कासन अंगों के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाते हैं। इतना काम करेंगे। रीढ़ कमर सीधी, आंखें कोमलता से बंद, आवाज के साथ चलेंगे और निकालिए सांस को बाहर। कंधे, वक्षस्थल और नाभि को देखें और जब पूरा सांस बाहर निकल जाए तो बाहर रोकने का प्रयास। फेफड़ों की महंगाई होने दें, गंदगी को बाहर निकालने का प्रयास। धीरे धीरे सांस को भरना। सांस को अंदर रोक किया थोड़ी देर, ऑक्सीजन को एसिमिलेट होने दे, मिक्सअप हो जाने दे ब्लड के अंदर। शांत हो जाए, आंखें खोल लें।
हमने पहले श्वास को भरा, श्वास को अंदर रोका, उससे ऑक्सीजन पूरे ब्लड में मिल जाती है। डायफ्राम उस वायु में से ऑक्सीजन को निकाल कर ब्लड में मिला देता है, और जब सांस को बाहर निकाल देते हैं तो अंदर वैक्यूम क्रिएट होता है, टॉक्सिन्स शरीर से, नस नालियों से बाहर निकल जाते हैं। अब डीप ब्रीदिंग का 2 बार अभ्यास करेंगे। फेफड़ों का भी ध्यान करना, गुदा के और ऊपर हाइपोथैलेमस पर सनसनाहट का आभास करना, और सांस जब पूरा निकल जाए तो अंदर बाहर रोकना, जब भरा जाए तो अंदर रोकना। ये तीनों क्रियाएं समझते हुए करेंगे, पूरा लाभ मिलेगा। सावधान, शांत हो जाए। एक बार सांस को बाहर निकाल दें मुंह से जल्दी से, और अब रोकिए, आंखें बंद करें और धीरे धीरे श्वास को भरें। शरीर के तीनों अंगों को देखते जाएं, सांस को भरते जाएं। पूरा सांस भरने के पश्चात थोड़ा रोकिए और ऑक्सीजन को हवा से अलग होने दें, ब्लड में मिलने दें। अब सांस को निकालने का प्रयास धीरे धीरे निकालते जाएं। कंधे, वक्ष और पेट को देखें, इनके प्रभाव देखते जाएं। जब पूरा सांस निकल जाए तो रोकिए बाहर, फेफड़े की मंगाई होने दें, गंदगी सारी बाहर निकलने दें, शांत हो जाए। ये थोड़ा सांस, ऑक्सीजन, फेफड़े कैसे इसका लंबाई गहराई बढ़ा सकते हैं, कैसे ऑक्सीजन का इंटेक बढ़ा सकते हैं, कैसे नई नई कोशिकाओं को रीजनरेट करने का प्रोसेस तैयार कर देते हैं। इसमें रीढ़ का सीधा रहना अनिवार्य है। अगर अभ्यास में नहीं है तो दीवार के साथ चिपक कर हम रीढ़ को सीधा करें घर में बैठकर, और इसका प्रयोग करना चाहिए। शांत हो जाए, अगली क्रिया करेंगे। कपालभाति। कपालभाति क्यों करते हैं, इसका लाभ क्या है? हमारे शरीर के किस किस सिस्टम को एक्टिवेट करता है? तो पहला इसका जो लाभ है कपालभाति का, डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र और उससे जुड़े सभी अंग हमारे स्वस्थ हो जाते, फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं। दूसरा लाभ डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र, लीवर, बड़ी आंत वगैरह सब एक्टिवेट हो जाती है। और तीसरा लाभ, एक तो बताया डाइजेस्टिव सिस्टम, एक बताया एक्सक्रीटरी सिस्टम, गंदगी बाहर फेंकने वाले अंग जिसमें किडनीज भी आ गई। और तीसरा बहुत ही महत्वपूर्ण है स्केलेटरी सिस्टम। हमारी शरीर में 206 हड्डियों का ढांचा और अनेकों जॉइंट्स हैं। उंगली में देखो कितने जोड़ हैं, घुटने का जोड़ है, टखने का जोड़ है, पैर की उंगलियों के जोड़ है, गर्दन में जोड़ है, कंधों में जोड़ है। इसमें टॉक्सिन्स भर जाते हैं। कपालभाति से ये सभी टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं, जॉइंट्स फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, हड्डियां मजबूत बनती हैं। चौथा लाभ इसका है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जननेंद्रिय अंग हमारे स्वस्थ हो जाते हैं। तो जब सांस भरेंगे झटके से डायफ्राम पर झटका देना, नाभि से थोड़ा ऊपर पसलियों के नीचे प्रभु ने एक अंग बनाया है जिसका नाम है डायफ्राम। डायफ्राम साधारणतया इसकी मूवमेंट बहुत कम होती है। अगर डायफ्राम हिल जाए तो आंतरिक अंग हमारे सभी एक्टिवेट हो जाते हैं। ये डायफ्राम केवल 2 स्थिति में हिलता है। एक तो जब हम ठहाका लगाकर हंसते हैं, हंसते हंसते पागल हो जाएं, तो डायफ्राम ऊपर नीचे हिलता है, आंतरिक अंग स्वस्थ हो जाते हैं। और ये गुण केवल मानव को दिया है, जितने भी प्राणी हैं जगत में, तो आदमी हंस सकता है। और दूसरा कपालभाति एक प्राणायाम है जिससे हम डायफ्राम को मूव कर सकते हैं। 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक लगाना 3 प्रकार से किया जाता है। अगर स्वस्थ आदमी है, आयु ठीक है,
तो 1 सेकंड में 1 मिनट में 90 स्ट्रोक लग जाते हैं। और यदि थोड़ी आयु 40-50 के आसपास हो गई है तो 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक लगाना। और वृद्धावस्था कमजोर आदमी है तो धीमी गति से करेगा, दूसरा मध्यम गति है और तीसरा तीव्र गति है। तो आज हम इसको धीमी गति से करेंगे समझने के लिए। 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक लगेगा। स्ट्रोक में बाकी शरीर हिलेगा नहीं, केवल डायफ्राम पर झटका देना। भैया एक बार देख लेंगे मुझे, मैं श्वास भर रहा हूं। नाभि से ऊपर इतना काम करना है, सभी करते रहते हैं, बस ध्यान रखेंगे। रीढ़ कमर सीधी, रीढ़ मुड़ते ही फिर डायफ्राम नाभि पे लगेगा, जो स्ट्रोक है नाभि पे लगेगा, डायफ्राम पर नहीं लग सकता है। रीढ़ को सीधा करें। अगर कोई दिक्कत है तो घर में दीवार के साथ चिपक के करें। भैया सांस 50 स्ट्रोक लगाएंगे, सावधान करिए। शांत हो। इसके बाद हम फिर बाह्य कुंभक लगाते हैं, अर्थात पूरा सांस बाहर फेंक कर सांस को यथाशक्ति बाहर रोके रखते हैं। उससे आंतरिक अंग एक्टिवेट हो जाते हैं। तो मैं बाह्य कुंभक जो लगाते हैं उसका लाभ क्या क्या होता है पहले वो बता देता हूं। जब हम नाभि का संकोचन करते हैं तो 72,000 नसनाड़ियों का केंद्र स्थान, पूरे शरीर में नसनाड़ियां फैली हुई। आपने देखा होगा जब बच्चा शिशु छोटा माँ के गर्भ में होता है तो वो भोजन कैसे प्राप्त करता है। नाली होती है नाभि में, वो बच्चे की नाभि से जुड़ी होती है। पौष्टिक तत्व खुराक बच्चा लिपिड के रूप में नाभि से लेता है और पूरा शरीर विकसित हो जाता है। इसका अर्थ ये हुआ कि नाभि में जो 72,000 नसनाड़ियां हैं वो पूरे शरीर को प्रभावित करती हैं। आज हम पहले मुंह से पूरा सांस बाहर निकालेंगे, दोनों हाथ घुटनों पर टिकाते हुए रीढ़ को सीधा करते हुए नाभि को अधिक से अधिक अंदर ले जाएंगे और इसका प्रभाव देखेंगे। रीढ़ कमर सीधी, भरिए श्वास, मुंह से सांस निकालना, करिए। खाली करें लंग्स को पूर्णतः रोकिए, श्वास को बाहर, नाभि का संकोचन दबा लीजिए। नाभि को 72,000 नसनाड़ियों को प्रभावित होने दें। थोड़ा और दबाइए, रोकिए श्वास को बाहर, शांत हो, ढीला शरीर, लंबे गहरे श्वास। जब कपालभाति करते हैं और बाह्य कुंभक में रोकते हैं तो उसके लाभ बता रहा हूं क्या होते हैं। 72,000 नसनाड़ियां एक्टिवेट हो जाती हैं। नाभि से 2-3 अंगुल नीचे बड़ी आंत होती है। आपने हर्निया का नाम सुना होगा। साइकिल किसी ने चलाया हो, पत्थर लग जाए, टायर फट जाए तो ट्यूब बाहर निकलने का प्रयास करती है। साइकिल रिपेयर के लिए जाते हैं। साइकिल रिपेयर करने वाला व्यक्ति मैकेनिक क्या करता है, टायर खोलता है और फटे हुए टायर के अंदर एक छोटा सा टायर का टुकड़ा डालकर ट्यूब को सेट कर हवा भर आपको भेज देता है। अर्थात वो साइकिल का हार्निया ठीक हो। जब हम डॉक्टर के पास, जब हमारी ये बड़ी आंत कहीं से कमजोर हो जाए
तो बड़ी आंत वहां से झिल्ली से बाहर निकलने का प्रयास करती है। डॉक्टर लोग इसे हर्निया बोलते हैं। बड़ी आंत हमारी राइट साइड में चालू होती है यहाँ से, फिर नाभि के नीचे से निकलती हुई लेफ्ट साइड में बेंड हो जाती है और गुदा द्वार से मिल जाती है। जहां पर भी ये झिल्ली अर्थात टायर कमजोर हो गया, वहीं से बड़ी आंत बाहर निकलने का प्रयास करेगी। डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर ऑपरेट करेगा, पुराना टायर डालकर अर्थात झिल्ली का टुकड़ा डालकर वो ऑपरेट कर देगा। ऑपरेशन हो गया, हार्निया ठीक हो गया। अगर हम सांस को बाहर निकालकर बाह्य कुंभक लगाएं, पहले नाभि को दबाएं और फिर नाभि से 2-3 अंगुल नीचे बड़ी आंत पे भी प्रेशर डाल दें, तो वो झिल्ली हमारी फ्लेक्सिबल होकर स्ट्रांग हो जाती है। हार्निया की बीमारी से बचा जा सकता है। रीढ़ कमर सीधी, सांस को पूरा बाहर निकालेंगे, आवाज के साथ चलेंगे। निकालिए मुंह से सांस को बाहर, पूरा खाली करें। पूरी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालें। नाभि का संकोचन, नाभि से 2 अंगुल नीचे बड़ी आंत पे भी प्रेशर डालें और इसको फ्लेक्सिबल होने दें, झिल्ली मजबूत होते हुए। और दबाइए अंदर, थोड़ा और प्रेशर में ले लें, शांत हो जाए। धीरा श्री गहरे लंबे श्वास। अधिकतर पुरुषों में जैसे जैसे आयु बढ़ती है, प्रोस्टेट ग्लैंड हमारी खराब हो जाती है। डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहता है इसमें स्वेलिंग हो गई है, मूत्र संबंधी विकार चालू हो जाते हैं। उसको यदि हम फ्लेक्सिबल कर लें, प्रोस्टेट ग्लैंड को, पैरों को भी अंदर दबाएंगे, जितना पैरों को अंदर दबाएंगे, प्रोस्टेट ग्लैंड फ्लेक्सिबल होने से इस रोग से छुटकारा मिल जाता है। तो ये प्रयोग करेंगे, सांस भरना, सांस को बाहर निकालना, सांस को बाहर रोक के रखना, नाभि का संकोचन, 72,000 नसाड़ियां और 2-3 अंगुल नीचे बड़ी आंत हार्निया के लिए, और फिर प्रोस्टेट ग्लैंड को रोग को ठीक करने के लिए पैरों को भी अंदर दबा दें। सीधे बैठ जाएं, रीढ़ कमर सीधी, भरिए सांस और खाली कर दें मुंह से। रोकिए सांस को बाहर। नाभि का संकोचन, 72,000 नसाड़ियां, 2-3 अंगुल नीचे बड़ी आंत को दबा दें हार्निया के लिए, और पेड़ों को भी दबा दें कस के। गलूत संबंधी बीमारी दूर हो जाती है। रोकिए जब तक रोक सकते। शांत हो जाए, लंबे गहरे श्वास, पूरा शरीर तनावमुक्त हो जाए। एक बीमारी का नाम और सुना होगा आपने, पायल्स हो जाती है, बवासीर बोलते हैं। मूल बंद में जब विकार आ जाता है तो ये बीमारी होती है। तो अब हम इसको भी कवर करने के लिए समय देखिए। पहले नाभि का संकोचन, बड़ी आंत को प्रभावित करना, पेड़ों को प्रभावित करना, और अंत में गुदा को कस लेंगे, मूल बंद लगा लेंगे पूरी शक्ति के साथ। तो इस चारों रोगों से छुटकारा मिलेगा। रीढ़ कमर सीधी, एक बार सांस भर लें और खाली करें लंग्स को। रोकिए सांस को बाहर। नाभि का संकोचन, बड़ी आंत को दबाएं, पेड़ों को दबाएं और गुदा को कस लें अच्छी प्रकार से। पूरी शक्ति लगा दें आप। शांत हो। मसूड़ों में पायरिया की बीमारी हो जाती है, दांत कमजोर हो जाया करते हैं। अब 5वां प्रयोग करेंगे। जब सांस को बाहर निकाल के नाभि, बड़ी आंत, पेड़ों, गुदा को कसेंगे तो घुटने मजबूती से हाथ घुटने पर रखते हुए और जबड़े को कस लेंगे। दांतों को इतना प्रेशर डालेंगे कि मसूड़े भी मजबूत हो जाएं और दांत भी मेरे स्वस्थ हो जाए। भरिए श्वास और खाली कर दें। बंद आंखें, नाभि को दबा दो, बड़ी आंत, पेड़ों को दबाना, गुदा को कसना, जबड़ा कस लीजिए, दोनों हाथों को मजबूती से घुटनों पर टिका लें, रीढ़ सीधी हो जाएगी। और कसिए दांतों को, थोड़ी और शक्ति लगाएं।
रोकिए जब तक रोक सकते हैं। शांत, गहरा श्री, गहरे लंबे सांस, चेहरे पर हल्की हल्की मुस्कान, पूरा शरीर तनावमुक्त हो गया है। तो देखो, आज की क्रिया में कुछ बताने का प्रयास किया है। किसी बंधु ने कुछ पूछना हो तो दो बंधु हमारे बैठे हुए हैं, ये आपके बीच में आ जाएंगे। किसी ने कुछ पूछना हो या माइक लेके यहाँ पे आ जाए। हाँ, कॉर्डलेस है तो उससे अपना कोई प्रश्न आपका है, कोई बात समझ में ना आई हो, कुछ और करना चाहिए, वगैरह वगैरह करा दीजिए। तब तक शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। या योग इजीली कर सकते हैं सादा टाइम में, या वैसे भी जो 1 घंटे में हो जाए उस तरीके के है ना प्राणायाम या योगा वो बताया जाए तो ज़्यादा रेगुलर हो सकता। देखिए, योग साधारण तरीके से इसलिए करते हैं 1 घंटे के लिए ताकि हम स्वस्थ रहें। और यदि कोई रोग हो गया है तो उसके लिए फिर अलग से समय लगाना पड़ेगा। जैसे डायबिटीज जैसा रोग हो गया है तो डायबिटीज से जुड़ी 3-4 क्रियाएं हैं, और वो भी कम से कम आधा घंटा केवल उन्हीं योगों पर लगाना होगा। क्योंकि पेनक्रियाज, ये डायबिटीज होती कैसे है, अगर समय हो तो बता देता हूँ मैं आपको, और समय यदि नहीं है तो फिर कभी देख लेंगे। ले लूँ 5 मिनट। जो भी हम खाना खाते हैं उसमें से शुगर निकलती है, ब्लड में मिल जाती है, ग्लाइकोजन बोलते हैं उसको, लीवर में जमा हो जाती है। जो ब्लड के अंदर मिलकर ट्रेवल कर रही होती है तो पेनक्रियाज के द्वार पर बैठी हुई कोशिकाएं रक्त में से ब्लड को चूस लेती हैं और अंदर केमिकल रिएक्शन होने से एनर्जी पैदा होती है। जब वो द्वार पर बैठी कोशिकाएं उसमें कोई कमजोर हो जाए या मर जाए छोटी श्वास के कारण, तो वो कोशिकाएं ब्लड को चूस नहीं पाती, सक नहीं कर पाती है, वो ब्लड आगे निकल जाता है और ब्लड के अंदर शुगर की मात्रा बढ़ती चली जाती है। डॉक्टर कहता है आपको डायबिटीज की बीमारी है। अगर हम उन कोशिकाओं को रीजनरेट कर दें, अर्थात डेड कोशिकाओं को बाहर फेंक दें, ऑक्सीजन गहरे सांस लेकर नई कोशिकाओं का निर्माण कर लें, तो पेनक्रियाज को दोबारा से एक्टिवेट किया जा सकता है। परंतु उसके लिए कम से कम आधा घंटा डायबिटीज के 2 आसन पे ही लगाना, यानी पेनक्रियाज को एक्टिवेट करना ही पड़ेगा। इसके लिए फिर वो क्लास के अंदर बैठ के नहीं हो पाएगा, अलग से उसका अभ्यास करना। और कुछ आदमी के घुटनों में दर्द हो जाता है, टॉक्सिन जमा हो जाते हैं। देखिए, जितना भोजन जो हम करते हैं उसमें जो डाइजेस्ट हो गया उससे तो खून और एनर्जी बन गई। जो डाइजेस्ट नहीं हुआ वो शरीर के अंदर जाकर उत्पाद करता है, टॉक्सिन पैदा करता है, एसिड, गैसेस, कफ, म्यूकस, पता नहीं क्या क्या गंदगी पैदा होती है। और वो जॉइंट्स के अंदर जहाँ उनको जगह मिलती है, जैसे घरों में नाली वगैरह हो, नाली है, जोड़ है, कोई टूटा फूटा है, गंदगी वहाँ जमा हो जाती है। ऐसे ही हमारे घुटनों के अंदर वो टॉक्सिन जमा हो जाते हैं। जब अभी जो बताया था बाह्य कुंभक, उसका यदि अभ्यास करते रहें तो वैक्यूम क्रिएट होता है और घुटनों के जो जॉइंट्स है उससे वो टॉक्सिन बाहर निकल आते हैं। धीरे धीरे अभ्यास करेंगे ठीक हो जाएगा। मानो कि थोड़ा बहुत लाभ मिला होगा सर। अगर लाभ मिला है तो ठहाका लगा के हंसेंगे ताकि ये आवाज़ आपके घरों तक पहुंच जाए, पहुंच ले लें और आंखों में आंसू आने चाहिए, डायफ्राम पूरा एक्टिवेट हो जाए। सावधान, दोनों हाथ खोल लो, तो हाथ बांधने की जरूरत नहीं और पागल की तरह हंसना। सावधान, हंसिए।
बस अब कार्यक्रम का समापन कल्याण बोल लीजिए, मैं बोलूंगा, मेरे पीछे दोहराएंगे। पंक्ति थोड़ी दिमाग से निकल गई है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।